हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। तो हम कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चन के माध्यम से। और जो क्वेश्चन हमने उठाया वो उठाया एसएससी जेई वाले, क्योंकि अभी सामने आपका एसएससी जेई का एग्जाम है ना। तो हम एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे सेट बाय सेट में सभी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एसएससी जेई के थ्रू से हम जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनका रिविजन कर रहे हैं। दिस सेशंस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि सारा डेटा फिगर फैक्ट सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा थ्रू क्वेश्चन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हल्के पूछे हैं, कोई मतलब का नहीं है, बट जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो एक्सप्लेनेशन आपको पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट का देंगे, है ना। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अटेंड दिस क्लासेस परफेक्टली इन ए वेरी नाइस मैनर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये थ्री फेज सिस्टम के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है जो एक सॉइल होता है वो सॉइल इस तरह का होता है, उसमें सॉइल सॉलिड होता है जिसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ये फिक्स होता है। दिस इज कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, और ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल होगा ये वी, इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसा लिखते हैं। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इसमें दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर थ्री फेज सिस्टम में बात करें तो इसमें दो चीजें क्या हो सकती है। एक तो हो सकती है पूरा का पूरा वॉइड में, मतलब जो है पानी भरा हुआ हो, ठीक है, या एयर भरा हुआ हो सकता है, या फिर पानी एयर दोनों हो सकता है। तो मान लीजिए इस तरह का कंडीशन है जिसमें वाटर आ रही है इधर वॉइड में, और थोड़ा सा वॉइड में एयर भी है। तो ये आपका थ्री फेज दिख रहा है, तीन फेज है इसमें सॉइल का, है ना। तो इस तरह के सॉइल को हम बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो वॉइड है वो कंप्लीटली पानी से सैचुरेटेड नहीं है, भरा हुआ नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो स्टेटमेंट पढ़िए। इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल द वॉइड स्पेस बिटवीन सॉइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्टली विथ एयर एंड पार्टली विथ वाटर। सही है। आप जो वॉइड स्पेस है उसमें आधे में पानी है, आधे में एयर है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्टली आधा आधा हो, कुछ हिस्सा पानी से होगा, कुछ हिस्सा एयर से होगा। ये डिपेंड करेगा कितना, मतलब पानी 60-70% हो सकती है, बाकी का बचा हुआ 40 या 30% एयर होगा, ऐसा। ठीक है, उसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए जितना भी वॉइड में पानी भरा हुआ है वो, इसको आप बोल दीजिए कि ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें कितना वॉल्यूम में पानी भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा वॉइड में पानी भरा हुआ है, पूरे के पूरे वॉइड में पानी भरा हुआ है, तो वो जो सॉइल होता है सैचुरेटेड सॉइल। और सैचुरेटेड सॉइल का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है 100%। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100% तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो एस होता है अगर ये 0% है, मतलब पूरे वॉइड में पानी नहीं है, तो वो सॉइल जो होती है वो होती है ड्राई सॉइल कंडीशन। ठीक है, वो क्या होती है? ड्राई सॉइल होती है। तो आप देख लीजिए बी स्टेटमेंट, इन परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल मतलब पूरे के पूरे वॉइड में पानी भरा हुआ है, filled completely with water, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन ड्राई सॉइल द वॉइड आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे याद करो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको बताया था कि 25 का कॉन्सेप्ट चलता है। ये 25 का कॉन्सेप्ट क्या चलता है? जीरो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो ड्राई सॉइल, ये तो आपको मालूम है। फिर 0 से 25 अगर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमिड सॉइल, है ना। और 25 से अगर 50 के बीच में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते थे? डैम्प्ड सॉइल। क्या बोलेंगे हम? डैम्प्ड सॉइल। ठीक है, इसको डैम्प्ड बोला जाता है। फिर और बढ़ाओ यार, कौन सा 25-25 बढ़ाते चलो, फिर 50 से आ जाएगा क्या? 75 रेंज में, इसको बोलेंगे मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल। फिर 75 से 100 वाली सिस्टम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस सॉइल का कैटेगरी वेट सॉइल। ठीक है, ये किसका टेबल बता रहा हूँ? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। फिर 100% अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ये टेबल याद हुआ। 25 का कॉन्सेप्ट चलता है, आपको याद रखना है ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प्ड, मॉइस्ट, वेट और सैचुरेटेड। पूछ लेंगे एग्जाम में। ठीक है, और एक फॉर्मूला अपने पास सहवाग वाला, S इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ये फॉर्मूला याद रखिए, काफी काम का है सहवाग फॉर्मूला। उसके बाद और क्या याद रखोगे? आगे जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन में उतना सारा डिस्कस कर लेंगे तो दिमाग फट जाता है।
अच्छा, इसका रेंज याद कर लो, किसका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। यहां से रेंज देखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन इक्वल टू 100, ये रेंज होती है एकदम करेक्ट मैनर में, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का हमको रेंज बताना हो तो। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, घबराने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे सब आंसर इजीली हो जाएगा। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछ रहा है, ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट and its natural void ratio E to the difference between the void ratio in loosest and fully dense state is generally termed as, क्या बोल रहा है, इसको एक रेशियो के बारे में पूछ रहा है। वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। देखिए मतलब मान लो कोई एक सॉइल है, ठीक है, और वो अपने लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, मतलब सॉइल सॉलिड जितना मैक्सिमम स्पेसिंग पे हो सकता है एक दूसरे से है, और ऐसे कंडीशन में जो आप वॉइड रेशियो निकालेंगे, वॉइड रेशियो मतलब E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे कंडीशन में जो आप वॉइड रेशियो निकालेंगे तो वो आपका E मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिलेगा जब वो लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, कौन, आपका सॉइल। सिमिलरली आपको ई मिनिमम कब मिलेगा, ई मिनिमम मिलेगा जब जो सॉइल है वो आपका डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में जब होगा तब आपको मिनिमम वॉइड रेशियो मिलेगा। ये दो फैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब रेशियो पूछ रहा है तो लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में क्या मिल रहा है, ई मैक्स, तो ई मैक्स माइनस उसका नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई लूजेस्ट माइनस डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट का वॉइड रेशियो, ई मैक्स माइनस ई मीन। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इंटू 100% इधर लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं आईडी ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, आईडी का मतलब क्या, आईडी इक्वल टू डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये दोनों टर्म दिया हुआ है ना, कौन कौन सा, डेंसिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है और रिलेटिव डेंसिटी भी बता रहा है, डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव डेंसिटी, ये दो नाम तो आप पढ़े ही पढ़े हो। तो इसका और एक तीसरा नाम क्या हो गया, डिग्री ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डेंसिटी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया नाम आ गया, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका सही। अब ये आईडी किस तरह के सॉइल के लिए है, ये जो आईडी है दिस इज वैलिड फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस, कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, आईडी का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है आईडी का, वो क्या होता है, 0 to 100। ठीक है, दिस इज रेंज ऑफ आईडी फॉर कोहेजन लेस सॉइल। और एक होती है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, आरसी, इसको, इसका जो फॉर्मूला 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ये जो पैरामीटर है दिस इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ सॉइल, कोहेसिव एंड कोहेजन लेस, कोहेसिव एंड कोहेजन लेस, ये दोनों के लिए वैलिड होता है, कौन सा, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए आपका आईडी भी है और कोहेजन लेस सॉइल के लिए भी आरसी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में कोहेजन लेस सॉइल के लिए एक इक्वेशन बनती है, आरसी इक्वल टू आईडी इंटू 0.2 प्लस 80, ये इक्वेशन बनता है। तो आईडी का जो रेंज होता है, देखिए आईडी का बताता हूं मैं, अगर मैं बताऊं तो आईडी अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो सॉइल है वो लूजेस्ट स्टेट में है, लूजेस्ट स्टेट में है। अगर आईडी का वैल्यू आपका 100% है ना, तो जो सॉइल आपका वो डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में। सिंपली आप इस चीज को आराम से इस इक्वेशन से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू है वॉइड रेशियो का, ई नेचुरल सॉइल का वॉइड रेशियो है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है लूजेस्ट स्टेट में, है ना, जो सॉइल का वॉइड रेशियो होता है वो ई मैक्सिमम होता है। तो मान लो सॉइल जो है नेचुरली अपने लूजेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ई मैक्स माइनस ई मैक्स 0 बाई समथिंग, तो वो 0। तो जब सॉइल नेचुरली अपने लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगी तो उसका रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी का वैल्यू क्या, 0। जब सॉइल अपना डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगी तो यही ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मिनिमम। तो ये देखिए ई मैक्स माइनस ई मीन डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन 1, मतलब 100%। समझ में आ रहा है। तो जब सॉइल अपने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगी तो
जो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी का वैल्यू होता है वो हो जाए, वो कितना होता है, वो होता है 100%। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से अगर कोहेजनलेस सॉइल के लिए इस एक्सप्रेशन के माध्यम से आरसी का अगर हम रेंज बताएं तो लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे आरसी इक्वल टू 80 हो जाएगा और डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट पे आरसी भी हो जाएगा 100, क्योंकि लूजेस्ट पे आईडी का वैल्यू क्या, 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0, तो बचेगा 80। आईडी इक्वल टू 100 डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट पे, तो 100 यहाँ पे पुट करेंगे, 100 इंटू 0.20 आ जाएगी, 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये सारा पैरामीटर खत्म। अब देखिए आईडी और रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ये जो वैल्यू मैंने बताया, ठीक है, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये बेसिकली आपको बताते हैं कि सॉइल कितना लूज है या कितना डेंस है। इस चीज को बताने के लिए ये पैरामीटर का यूज किया जाता है ना। और कोहेजनलेस सॉइल के लिए अगर स्पेशली बताना है तो आईडी, ठीक है, और कोहेसिव और कोहेजनलेस दोनों के लिए बताना है तो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, क्या, डिग्री ऑफ लूजनेस एंड डिग्री ऑफ पैकिंग, ये चीज क्या, डिग्री ऑफ लूजनेस एंड डिग्री ऑफ पैकिंग या फिर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ये सब चीजें अगर रहेंगे तो आपको ये जवाब देना है। आईडी और आरसी के बारे में पूछ रहा होगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। आरसी के बारे में पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं कोहेसिव सॉइल के लिए भी पूछ रहा होगा मान लो, ठीक है। अगर कोहेजनलेस के लिए पूछ रहा है तो आईडी ही बताना है ना, और उसका रेंज वगैरह आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक टेबल और आती है, आईडी को लेके एक टेबल आती है, ठीक है, तो वो टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आईडी को लेके जो टेबल आती है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे जानकारी देता हूँ। देखिए आईडी इक्वल टू 0 है तो मतलब आपको मालूम है लूजेस्ट स्टेट हो गया, ठीक है, लूजेस्ट। फिर 0 से 15 का एक रेंज आएगा, 0 से 15 अगर रहेगा उसको हम बोलेंगे वेरी लूज सॉइल, ठीक है। फिर 15 से 35 आती है ना, 15 से 35 में लूज सॉइल। फिर 35 से 65 आएगा, 35 से 65 आता है, ठीक है। तो 35 से 65 अगर आ रहा है इसको बोलेंगे मीडियम डेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मीडियम डेंस सॉइल। फिर आता है 65 से 85 आता है, ठीक है, इसको बोलेंगे डेंस सॉइल, ठीक है, डेंस सॉइल। फिर 85 से 100 आ जाएगा, 85 से 100 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, वेरी डेंस हो जाएगा, वेरी डेंस, ठीक है। और एकदम 100 पे उसको हम बोलेंगे क्या, डेंसेस्ट सॉइल, ठीक है। तो इसका ये वाला रेंज याद रखो, 0 से 15, 15 से फिर कितना बढ़ रहा है, 15 से 35 जा रहा है, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100 और 100। 0 पे लूजेस्ट, 0 से 15 पे वेरी लूज, 15 से 35 पे लूज सॉइल, फिर 35 से 65 पे मीडियम डेंस, फिर डेंस, फिर वेरी डेंस, फिर डेंसेस्ट, लूजेस्ट वेरी लूजेस्ट वेरी लूज मीडियम डेंस वेरी डेंसेस्ट। समझ में आ रहा है बात? बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो बस ये सारी चीजें आपको याद रखने, सारे क्वेश्चन आपके जितने भी सॉल्व आएंगे वो सारे इतने ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सेशंस आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के करीब करीब आप इन सेशंस को अटेंड करेंगे, आपका सारा का सारा चीज मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, एक क्वेश्चन से सब चीज रिवीजन। और बार बार देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होता है, तो बार बार मैं कॉन्सेप्ट को भी रिपीट कर दूंगा, तो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और आप बोलोगे एक्चुअली क्या है ना, मैं याद नहीं कर सकता, तो आपका एक नंबर चला जाएगा, आपके दोस्त को एक नंबर मिल जाएगा जिसने याद किया है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने सहवाग वाला फॉर्मूला बताया था, S इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, उसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन है। वर्ड रेशियो बराबर इतना, वाटर कंटेंट है इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताओ। मतलब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी अपॉन ई, तो W इक्वल टू 0.188, ठीक है, इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 0.67, सॉल्व करेंगे 0.752, मतलब 75.2%, है ना, ये तो 75%। सिंपल सहवाग फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा कितना चालाकी से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल को मैंने पहले अगर क्वेश्चन देख रखा है अपना सेशन, वहां पे मैंने बताया था इसको सेडिमेंट्री सॉइल भी बोलते हैं, सेडिमेंटरी सॉइल, ठीक है। तो रेसिडुअल सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ग्लेशियर, विंड, वाटर या क्या? तो इनमें से कुछ भी नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्यों? रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, माउंटेन है, इसकी वेदरिंग हुई, ठीक है, वेदरिंग हुई तो जो सेडिमेंट्स बने वो जहां पे वेदरिंग हुई उसी आसपास डिपॉजिट हो गए, तो जो सॉइल होता है
उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल या फिर सेडिमेंट्री सॉइल। तो जहां पे वेदरिंग हो रही है अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही सेडिमेंट अगर डिपॉजिट होकर सॉइल बना रहा है तो उसे रेसिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल बोलते हैं। रेसिडुअल सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बाकी सभी सॉइल से काफी बेहतर होता है, अच्छा होता है, मतलब इसका बियरिंग स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा होगा, शियर स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा होगा, है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ ज्यादा। तो रेसिडुअल सॉइल जो होती है या फिर सेडिमेंट्री सॉइल, इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बाकी सभी सॉइल से अच्छी होती है। रेसिडुअल सॉइल कौन सा सॉइल होता है? जो वेदरिंग का प्रोडक्ट है, सेडिमेंट वगैरह, वो अगर अपने ओरिजिन पे ही डिपॉजिट करे, जहां पे वो वेदर हुआ है उधर ही उसी के आसपास डिपॉजिट करके अगर सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है तो उस तरह के सॉइल को हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। समझ में आ गया? तो ग्लेशियल, विंड, वाटर, कोई भी रेस्पॉन्सिबल है क्या इस तरह के सॉइल को फॉर्म करने के लिए? नहीं। ये जो वाटर है, यहाँ पे वाटर अलग अलग तरह का हो सकता है। लेक का हो सकता है जो कि स्टिल वाटर है, फिर रिवर का हो सकता है जो कि फ्लोइंग वाटर है ना, और सी का हो सकता है। तो सी वाटर अगर किसी सॉइल को डिपॉजिट करवाती है तो उसको हम बोलते हैं मेराइन सॉइल। क्या बोलेंगे? मेराइन सॉइल। लेक का वाटर में अगर जो सॉइल डिपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं लकुस्ट्रीन सॉइल, लकुस्ट्रीन सॉइल, ठीक है। और फ्लोइंग वाटर जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो सेडिमेंट लेके आते हैं, ठीक है, और ये अपवाद उसको बोलते हैं, ये जो सेडिमेंट लेके आता है वो कहीं डिपॉजिट करवाता है, प्लेन्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अलुवियल सॉइल, अलुवियल प्लेन, है ना, अलुवियल सॉइल। क्ले, क्ले बोल रहा हूँ, ये सैंड और ग्रेवल वगैरह एक तरह का अलुवियल सॉइल ही है, अलुवियल सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? अलुवियल सॉइल। ग्लेशियर जो डिपॉजिट करवाती है, मतलब आइस, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। विंड जो डिपॉजिट करवाती है उसको क्या बोलते हैं? एओलियन सॉइल, AEOLIAN, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल का एक बेहतर एग्जांपल था लॉसेस, LOESES। ये जो डिपोजिशन होती है, ठीक है, लॉसेस वगैरह, ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में होती है, सेमी एरिड रीजन के अंदर, जैसे लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, सेमी एरिड रीजन में इसकी डिपोजिशन होती है लॉसेस की। लॉसेस जो होती है, चूंकि ये विंड के द्वारा डिपोजिट की गई है, इसकी डेंसिटी काफी हल्की होती है, मतलब ये काफी हल्की होती है, लो डेंसिटी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, हाई कंप्रेसिबल। तो हाई कंप्रेसिबल है तो इसलिए बियरिंग स्ट्रेंथ काफी कम होता है इसका, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, बियरिंग स्ट्रेंथ लेस, और उससे इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, काफी ज्यादा होती है। के इन वर्टिकल डायरेक्शन इज वेरी वेरी मच हाई। इसके लिए ये बात कर रहा था मैं लॉसेस के लिए। ये एक तरह का एओलियन सॉइल है जो कि डिपोजिटेड बाय विंड है। डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी जो होता है उसको कोलुवियल सॉइल बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा अगर डिपोजिट किया जाता है उसको कोलुवियल बोलेंगे। टालूस, TALUS, एक सॉइल है जो कि कोलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये सारा चीज आप ध्यान रखना। इनमें से और भी कोई दूसरा एग्जाम में कोई दूसरा उठा के पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा घुमाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल उस पोरोसिटी इक्वल टू इतना, मतलब पोरोसिटी दिया है, वॉइड रेशियो निकालो, तो वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। इस तरह से निकाल लोगे तो निकालिए 0.452 माइनस 1 माइनस 0.452, क्या आ जाएगा? 0.825, ठीक है। तो वॉइड रेशियो इक्वल टू इतना। तो जैसे ये वॉइड रेशियो का फॉर्मूला ये है, उसी तरह पोरोसिटी इक्वल टू E डिवाइडेड अपन 1 प्लस E आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या फिर ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या फिर ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये जैसे आईडी वगैरह था, ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस वगैरह था, उसी तरह से ये जो पैरामीटर है वॉइड रेशियो और ये पोरोसिटी और वॉइड रेशियो वगैरह, ये भी सॉइल का लूजनेस एंड डेंसनेस को इंडिकेट करने में काम करता है, डेंसनेस, ठीक है। बट इन दोनों पैरामीटर से ये वाला पैरामीटर ज्यादा अच्छा है, मतलब वॉइड रेशियो इज मच मोर बेटर देन पोरोसिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो फिक्स रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। समझ में आया? तो वॉइड रेशियो इज मच मोर बेटर इंडिकेटिव पैरामीटर फॉर इंडिकेटिंग लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ द सॉइल एज compared to porosity of the soil, because the denominator in case of void ratio is volume of solid, which is a fixed type of quantity, but in case of porosity the denominator is overall volume of soil which changes with change in void ratio.
विच चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नहीं समझ में आया? तो यही बात समझो कि E इज मोर बेटर देन N, ठीक है, इन इंडिकेटिंग लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ द सॉइल। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस लेकिन ये जो पैरामीटर है ये किसी दो अलग अलग सॉइल के बीच में आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे इन पैरामीटर से। मतलब दो अलग अलग सॉइल का, कोई ग्रेवल है कोई सैंड है, उनका लूजनेस डेंसनेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप ग्रेवल 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 में ही अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग वॉइड रेशियो पे उसका लूजनेस डेंसनेस बता सकते हो। सेम टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए ये पैरामीटर वैलिड है। सेम टाइप ऑफ सॉइल, ये पॉइंट एक नया दिमाग में याद रखना, सेम टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, इनके लिए ये पैरामीटर वैलिड है। बट जो रिलेटिव डेंसिटी आईडी हमने देखा, आरसी जो हमने देखा, वहां पे हम अलग अलग सॉइल को कंपेयर करते हैं। वहां पे टोटल एक कैटेगरी डिफाइंड है कि कोहेजन लेस में जो भी आ सकते हैं, ग्रेवल, सैंड, इनका आप लूजनेस वगैरह कंपेयर कर सकते हो या फिर डेंसनेस वगैरह कंपेयर कर सकते हो आईडी निकाल के, ठीक है। उसी तरह से आरसी निकाल के आप किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल का, कोहेसिव सॉइल का लूजनेस या डेंसनेस बता सकते हो, क्ले डिपॉजिट का बता सकते हो, या सिल्ट डिपॉजिट का बता सकते हो, या क्ले सिल्ट का मिक्सचर का बता सकते हो, एनीथिंग। समझ में आ रहा है? तो वहां पे डिफरेंट सॉइल कैन बी कंपेयर्ड एंड दे आर कंपेयर्ड फॉर व्हाट, देयर लूजनेस एंड डेंसनेस, मतलब डिग्री ऑफ पैकिंग वगैरह। बट यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सॉइल का बात चलता है। और एक पैरामीटर होती है जिससे हम डिग्री ऑफ पैकिंग के ऊपर चर्चा कर पाते हैं, वो होता है ड्राई डेंसिटी, गामा ड्राई, ठीक है, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल भी एक सेम टाइप ऑफ पैरामीटर है, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर आपको ध्यान रखना है कि ये किस काम में आते हैं। देखिए कुछ नहीं, कितना बार पूछा है, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ सहवाग वाला, हाँ, SC=WG, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100% कहने का मतलब यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे वो लोगे 1 का। तो आपसे क्या पूछा है, द मॉइस्चर कंटेंट इतना है 18.2 और स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दे दिया है, वर्ड रेशियो पूछा है, तो सिंपली इक्वल टू 18.2 हम सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 18.2% में ना तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इंटू 2.65 करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा अपने पास, सिंपल सी बात है दोस्त, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 0.483 का आएगा, ठीक है, ऐसे 0.4823 ऐसा। दिस पर्टिकुलर आंसर सी, सहवाग बहुत काम के हैं, 6 मारते हैं अच्छे से, काम भी वो उतारता है एग्जाम में। एक चीज और देख लो, ये जो सहवाग वाला इक्वेशन है ये दो ही तरह के सॉइल के लिए वैलिड है, क्या, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सेट और सैचुरेटेड, यही दो तरह के सॉइल के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ड्राई सॉइल होगा, समझो बात, ड्राई सॉइल होगा तो क्या वहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, तो यहाँ से कोई रिजल्ट आएगा नहीं। ड्राई सॉइल के लिए ये इक्वेशन यूज करके आप वाइड रेशियो वगैरह नहीं निकाल सकते। तो ड्राई सॉइल के लिए कहाँ से कौन सा इक्वेशन निकालोगे, उसका डेंसिटी का, गामा ड्राई इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ड्राई हो जाता है जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E, ठीक है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया होगा सॉइल का, बस इतना मालूम होगा और उसका ड्राई डेंसिटी मालूम होगा, ठीक है, तो आप इजीली वाइड रेशियो निकाल लोगे। या फिर आपको उसका बल्क डेंसिटी दिया रहेगा सॉइल का, गामा बल्क, और वाटर कंटेंट दिया रहेगा, तो गामा बल्क और वाटर कंटेंट का क्या रिलेशनशिप है, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू गामा ड्राई हो जाता है, यहाँ से गामा ड्राई निकाल लोगे, ठीक है, और गामा ड्राई इक्वल टू ये पुट कर देंगे तो यहाँ से वाइड रेशियो निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ड्राई सॉइल के लिए, ठीक है, ड्राई सॉइल के लिए। तो एक बार वाइड रेशियो निकला, उसका पोरोसिटी निकल जाएगा, तो सारा पैरामीटर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करना है सब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीजें कैलकुलेट हो जाएंगे। चीजें समझ में आई, ठीक है, ध्यान रखने का। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर, दिस इज योर एयर कंटेंट। और एक होता है परसेंटेज एयर वॉइड, ये होता है कि क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर। तो किसी भी सॉइल में जो वॉइड होता है उसमें दो ही चीज हो सकता है, क्या, वाटर प्लस एयर, ठीक है। मान लो एक बल्क सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, कुछ भी, उसका वॉइड के अंदर दो ही कंपोनेंट हो सकता है, या फिर एयर होगा या फिर वाटर होगा या फिर दोनों होंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखें फॉर वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो हम लिखेंगे कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये होना चाहिए 100%। समझ में आ रहा है? तो ये एक फॉर्मूला छोटा सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको
डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया है, क्या दे दिया है 67.89 प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 100, तो एयर कंटेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस इतना 67.89, तो 100 माइनस 67.89 विल बी इक्वल टू 32.11, सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड का, इसका एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड। और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आती है, क्या आती है वो देखिए, जो ये परसेंटेज एयर वॉइड है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या हो जाता है, पोरोसिटी इक्वल टू आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एयर कंटेंट आपको मालूम है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हम पुट कर देंगे अगर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये वॉइड वॉइड खत्म, ये क्या बचा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये हो गई ना परसेंटेज एयर वॉइड। तो ये ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभी। देखिए मैंने बोला था वो याद रखना, सॉइल ट्रांसपोर्टेड और उसका टाइप के बारे में पूछ लेते हैं। दी डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कलुवियल सॉइल, कलुवियल सॉइल। एक एग्जांपल इसका टालूस, टालूस। ये जो टिल है, बाकी सब तो आप जान ही रहे हो, लॉसेस ये एओलियन सॉइल है, अलुवियल सॉइल तो आपको मालूम है रिवर जो फ्लोइंग वाटर है वो डिपॉजिट करती है। ये जो टिल है जो हमने बोला था आपको ग्लेशियल सॉइल, ये उसका एग्जांपल है। ये जो टिल है एक तरह का सॉइल होता है जो ग्लेशियल सॉइल का एग्जांपल है, ठीक है। इट इज वन टाइप ऑफ ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिटेड बाई आइस, मतलब जो भी ग्लेशियर होता है ना वो अपने जगह पे पिघल जाता है जब, फिर उस वो जब सेडिमेंट को कहीं पे डिपॉजिट करवाता है, उसका पिघला हुआ पानी वही नियर बाई लोकेशन पे, उसको हम टिल बोलते हैं। तो ये ग्लेशियल सॉइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को लेके, ठीक है, कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो देखिए ये जो कॉम्पैक्टनेस वाला जो टर्म है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सॉइल है ये मान लो, ठीक है, तो सॉइल में आपको मालूम है जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, दीज आर इनकम्प्रेसिबल, ओके, ये तो इनकम्प्रेसिबल होंगे। तो सॉइल बेसिकली कंप्रेस होगा, तो क्यों होता है, देखो ये सॉलिड हो गया, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है ना सॉइल में, जो भी कोई सॉइल हो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो वही रिमूव होगा जब आप इस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर लोड लगाएंगे, ठीक है, यू आर अप्लाइंग व्हाट लोड। तो होगा क्या कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये धीरे 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 रेड्यूस होगा। तो जैसे जैसे ये रेड्यूस होगा, तो अब इस कंडीशन में आप इसका डेंसिटी अगर बताओगे, ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या बताते हैं हम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और मान लीजिए दिस सॉइल इज ड्राई, लेट्स सपोज, तो वाटर नाम का तो कोई चीज है ही नहीं, तो जो ड्राई डेंसिटी निकलेगा ऐसे केस में सॉइल का ड्राई डेंसिटी, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, समझिए बात। तो जैसे जैसे आप कॉम्पैक्शन करेंगे ड्राई सॉइल का, ठीक है, वाटर अभी प्रेजेंट नहीं है मान के चलो, तो आपका ड्राई डेंसिटी उसका बढ़ता हुआ चलेगा। तो एक कंडीशन आएगी, ठीक है, जब आप इतना कॉम्पैक्ट कर दोगे, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन होगा प्रैक्टिकल कंडीशन, जब आप कॉम्पैक्ट कर दोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी आपको मिल रहा होगा, ठीक है, इस सॉइल का, तो उसे हम कहते हैं गामा डी मैक्स, गामा डी मैक्स, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी। और एक चीज देखिए, सुनिए, यहाँ पे आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोड लगा रहे हैं तब वॉइड आपका कम रहा है, तो वॉइड रेशियो जो होता है जिसको हम ई कहते हैं वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, ये इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वो क्या रहा है कि जो वॉइड रेशियो वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कम हो रहा है। तो क्या मैं कहूंगा कि जैसे जैसे हम लोड लगा रहे हैं इस सॉइल के ऊपर, इसको दबा रहे हैं, इसका वॉइड जैसे जैसे रेड्यूस हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉइड रेशियो का वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो रही है, वॉइड रेशियो का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ ड्राई डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ड्राई डेंसिटी और वॉइड रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, मतलब गामा डी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो वॉइड रेशियो है ये कम हो रहा होगा साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए। तो ये भी एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो इस टर्म को समझिए रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये एक टर्म ऐसा है जो कि सॉइल का लूजनेस या फिर डेंसनेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें
मतलब मदद करता है। और ये जो टर्म है, दिस टर्म इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजनलेस सॉइल, ये दोनों तरह के सॉइल के लिए ये टर्म वैलिड है, ठीक है। और आरसी का जो बेसिक एक जनरल एक्सप्रेशन होता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, एक आपका सबसे पहले यहाँ पे गामा ड्राई मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उस सॉइल का क्या हो सकता है। तो अब नेचुरल स्टेट में उसका ड्राई डेंसिटी क्या है, नेचुरल आप ऐसा कह लीजिए, एंड गामा ड्राई मैक्स। ये जो नेचुरल ड्राई डेंसिटी है ये हम जाके फील्ड में उसका कैलकुलेट करके लेके आएंगे फील्ड से, और ये जो गामा ड्राई मैक्सिमम है उस सॉइल को लेके आएंगे लेबोरेटरी में, फिर उसका टेस्टिंग करके गामा ड्राई मैक्सिमम निकालेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज बताता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कि उसका जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पॉसिबल है उसका कितना है, अभी ड्राई डेंसिटी कितना परसेंट अभी उसका ड्राई डेंसिटी है, तो हम उससे हम समझ पाएंगे कि सॉइल कितना डिग्री कॉम्पैक्टेड है। समझ में आ रहा है बात। ओके, तो यही चीज है आपका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो बेसिक एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, गामा ड्राई अपन गामा ड्राई मैक्सिमम, है ना। और एक एक्सप्रेशन इसकी निकल के आती है हमारे पास, आरसी इक्वल टू क्या निकल के आता है, देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जो आपका वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो गामा ड्राई मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको देखिए, जब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगा किसी भी सॉइल का तो उसका वॉइड आपको क्या लगता है, वो अपने डेंसेस्ट पैकिंग पे होगी, फुल्ली कॉम्पैक्टेड होगी, इसलिए उसका ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम निकल रहा है। तो उसमें वॉइड तो कम होगा ना, वो डेंसेस्ट पैकिंग पे होगी, तो उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो ई मिनिमम होगा। तो इसलिए देखिए आरसी का जो इक्वेशन आता है ना वो ऐसा आता है, ये हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस नेचुरल ई डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस ई मिनिमम। तो इसी को अरेंज जब करते हैं तो आर सी इक्वल टू फाइनली ये आ जाता है 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। आपको मालूम है ड्राई डेंसिटी एंड वॉइड रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आरसी का इक्वेशन दिया जाता है। आरसी और आईडी जो रिलेटिव डेंसिटी है आईडी, ठीक है, आईडी का क्या फॉर्मूला होता है, आईडी का फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई नेचुरल ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100, ऐसा ये आईडी का फॉर्मूला होता है। तो आईडी भी सेम पैरामीटर है, बट दिस आईडी पैरामीटर इज वैलिड फॉर ओनली कोहेजनलेस सॉइल, वो केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए। आईडी और आरसी के बीच में एक रिलेशनशिप है कि आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी परसेंटेज, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आईडी वैल्यू, जो कि बहुत बार मैंने बता दिया है, एक हमारे पास टेबल निकल के आती है, ठीक है, वो सॉइल किस किस तरह का होगा। ओके वेल, तो वो टेबल भी एक बार फिर से दोहरा दूं। 0% पे आईडी अगर 0% है तो लूजेस्ट सॉइल, 0 से 15% वेरी लूज सॉइल, 15 से 35% लूज सॉइल, 35 से 65% मीडियम डेंस सॉइल, फिर 65 से 85% डेंस सॉइल, 85 से 100% वेरी डेंस सॉइल, एंड 100% अगर आईडी है तो डेंसेस्ट सॉइल। समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो और थोड़ा हो गया, तो जितना बार डिस्कस करेंगे, जितना बार आप सुनेंगे उतना बार याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। पिक्नोमीटर को यूज करके हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, सॉइल का। जब वाटर कंटेंट डिटरमाइन करोगे तब उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तभी आप पिक्नोमीटर मेथड को यूज कर पाओगे। जो पिक्नोमीटर मेथड है, इट इज द सेकेंड क्विकेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, सेकेंड क्विकेस्ट मेथड है। और सबसे ज्यादा क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, फिर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्विकेस्ट मेथड है, जो कि एक फील्ड मेथड है। पिक्नोमीटर मेथड इज द सेकंड क्विकेस्ट मेथड, जो कि एक लैबोरेटरी मेथड है। इसको यूज करके आप वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकाल सकते हैं। बस फर्क ये, स्टेप वगैरह भी सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है कि जब आप वाटर कंटेंट निकालोगे तब हम वहाँ पे मॉइस्ट सॉइल सैंपल का यूज करते हैं, और जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे तब हम वहाँ पे ड्राई सॉइल सैंपल का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, आपको मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था इसका, कैसा, देखिए अगर आप वाटर कंटेंट डिटरमाइन करोगे, एक बार जान ही लो क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी दे दे।
वाटर कंटेंट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम सिंपली WC। ओके, पिक्नोमीटर जो बोतल है एक तरह का कॉनिकल बोतल रहती है और 6 mm डाया की एक ओपनिंग होती है ऊपर में, और इस बोतल का जो वॉल्यूम होता है ना वो 900 ml होता है, 900 ml इसकी वॉल्यूम होती है, याद रखना। तो हम 4 पिक्नोमीटर बोतल लेंगे। ओके, 4 पिक्नोमीटर बोतल, या फिर आप कह लो कि एक ही पिक्नोमीटर बोतल रहता है, उसका 4 स्टेज में हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, अब वो क्या क्या मेजरमेंट होता है उसी को हमको ध्यान रखना है, वही हम ध्यान रख लेंगे तो हमारा सारा का सारा हमको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। देखिए, अब वो मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले आप जो एम्प्टी पिक्नोमीटर बॉटल है इसका वेट कितना है W1 वो निकाल लेंगे। उसके बाद वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो ऐसा सॉइल सैंपल का इस्तेमाल करना है जो कि मॉइस्ट होगा। अब मॉइस्ट सॉइल सैंपल में दो ही चीज होती है, क्या, एक तो देखिए सॉइल सॉलिड, ये तो फिक्स है, ठीक है। इसके बाद ये जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल है इसमें क्या, इसका अपना कुछ पानी रहा होगा, है ना, वाटर रहा होगा। तो ये इस तरह का अगर आप देखोगे तो दिस इज योर मॉइस्ट सॉइल सैंपल, तो ये वेट आप ले लेंगे W2, ठीक है। तो ये W2 में क्या है, ये एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट प्लस ये जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल आपने लिया था जितना भी ग्राम उसमें डाला है उसका अपना वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड स्टेज है ना, W2 मेजर करने के बाद अब ये पूरे पिक्नोमीटर का बॉटल में इसी में पूरे में पानी भर देंगे, पूरे में पानी भर देंगे। पूरे में पानी जब भर देंगे तो आपके पास क्या, सॉलिड तो फिक्स है, वो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो सॉलिड अपना रहेगा ही रहेगा। बाकी आपने क्या किया, पूरे पिक्नोमीटर बॉटल में सॉलिड के साथ पानी भी भर दिया, तो ये पूरे में पानी भरा गया, तो ये जो वेट निकलेगा इसको बोलेंगे W3 वेट। उसके बाद चौथा कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, बस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर बॉटल में आप केवल पानी भर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका W4 वेट। समझ में आ रहा है, 4 तरह का वेट, W1 W2 W3 W4। ये वाटर कंटेंट निकालते समय याद रखिएगा, वाटर कंटेंट जब भी निकाल रहे हैं किसी भी सॉइल का उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद जो सॉइल सैंपल आप यूज कर रहे हैं मॉइस्ट सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें वाटर की कंटेंट है, तभी तो आप उसका वाटर कंटेंट निकालोगे। अब यही चीज अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते वक्त करेंगे तो यही सेम स्टेप होगा इसी तरह से, बट जो सेकेंड स्टेज है यहाँ पे जो हमने मॉइस्ट सॉइल का उपयोग किया है उसके जगह पे ड्राई सॉइल सैंपल, ड्राई सॉइल मतलब ओवन ड्राइड, ठीक है, ओवन ड्राई सॉइल सैंपल का यूज करेंगे कब, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते वक्त, और बाकी सारा का सारा चीज सेम होगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला, तो वाटर कंटेंट के लिए जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आती है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए W2 माइनस W1 करेंगे आप, डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से मालूम होना चाहिए, तो उसका यूज क्या होगा, उसका यूज ऐसा है G-1/G, ऐसा आता है। इसमें से पूरे में से एक को घटा दीजिए, ब्रैकेट में डालिए सबको, इंटू 100 करिए, फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस करिए बारंबार, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको वाटर कंटेंट कितना परसेंट है। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला G, जो कि मैंने बोल रखा है, सारा का सारा सब वेट में मेजरमेंट सब कुछ सेम होगा एज इट इज, बस सेकेंड स्टेज में जो हम मॉइस्ट सॉइल सैंपल की जगह हम यहाँ पे ड्राई सॉइल सैंपल, ड्राई मतलब ओवन ड्राई सॉइल सैंपल का यूज करते हैं, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बाकी जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, फॉर्मूला आएगा आपका W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो ये आपका पिक्नोमीटर मेथड जिसमें से हम वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए और कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं। ये वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह ये सब क्या है, सॉइल का इंडेक्स प्रॉपर्टी है जो कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने में काम करते हैं। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए जो मेथड्स हैं वो नाम याद रखिए, ओवन ड्राइंग मेथड, उसके बाद हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड, CaC2 मेथड, ठीक है, या फिर इसको हम मॉइस्चर टेस्टर मेथड भी कहते हैं जो कि फील्ड मेथड है एंड क्विकेस्ट मेथड है जो कि 5 से 5 to 7 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है ना। ओवन ड्राइड मेथड में 24 घंटे में रिजल्ट मिलता है, 24 आवर्स में, ओके, और पिक्नोमीटर में 10 से 12 मिनट के अंदर। अभी उसके बाद पिक्नोमीटर तो आप अभी अभी देखे ही, पिक्नोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास मेथड है
ये है आपका सैंड बाथ मेथड, एक हमारे पास होता है सैंड बाथ मेथड। ओके, तीसरा एक मेथड अल्कोहल मेथड होती है, अल्कोहल मेथड होती है, ठीक है। और एक मेथड होता है टॉर्सनल बैलेंस मेथड, टॉर्सनल बैलेंस मेथड, ठीक है, ये भी एक मेथड है। और एक मेथड होता है रेडिएशन मेथड, ये भी एक मेथड है, समझ में आ रहा है, रेडिएशन मेथड। अब इनमें से जो मेथड का रियलिटी में यूज किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो जो मेथड का रियलिटी में यूज किया जाता है वो आपका दो ही है। कौन कौन सा? ओवन ड्राई है, CaCO2 मेथड है। पिक्नोमीटर यूज कर सकते हैं बट इसका एक्यूरेसी कम है, बट ये सेकंड क्विकेस्ट मेथड है, सेकंड क्विकेस्ट, ठीक है। दिस इज योर सेकंड क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द वाटर कंटेंट, समझ गए। नाउ ये ओवन ड्राइंग मेथड में 24 घंटे में दे देता है। अब लेकिन आपको टेम्परेचर का वैल्यू याद रखना, किसी भी तरह का सॉइल होता है उसका जनरल टेम्परेचर रेंज जो है हम ओवन में मेंटेन करेंगे 105 से 110 डिग्री के बीच मेंटेन करते हैं। बट मान लीजिए सॉइल ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है तो टेम्परेचर 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सॉइल ऐसा है जिसमें जिप्सम की कंटेंट है तो टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 80 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो है ना, जो पॉइंट H2O मतलब CaSO4 पॉइंट H2O, ठीक है, ऐसे में जो रहता है उसको क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं, उसका लॉस हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हम सॉइल के वॉइड के अंदर कितना पानी है वो चीज को हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ओवन ड्राइंग मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड को यूज करने से कौन कौन सा पानी रिमूव हो जाता है? हर एक तरह का पानी रिमूव हो जाता है, बस जो स्ट्रक्चरल वाटर है या फिर क्रिस्टलाइजेशन वाटर वगैरह इनको हम रिमूव होने नहीं देते हैं। समझ में आया? जो सॉइल के स्ट्रक्चर का वाटर है उसको रिमूव होने नहीं देते, बाकी सभी तरह का पानी रिमूव हो जाता है। और जिस चाहे वो उसको कैपिलरी वाटर बोलो, फिल्म वाटर बोलो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलो, है ना, कुछ भी, सारा कुछ रिमूव हो जाता है। नाउ अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी एक टर्म आया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कि पिक्नोमीटर तो अभी आपने देखा ही देखा। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं बात कर रहा हूँ, मैं सॉलिड के लिए बात कर रहा हूँ, सॉइल सॉलिड के लिए, ठीक है। तो पिक्नोमीटर मेथड ये तो आपने देखा देखा। उसके बाद एक मेथड आता है अपने पास डेंसिटी बोटल मेथड। क्या आता है? डेंसिटी बोटल मेथड, ये नाम याद रखिए, ठीक है, डेंसिटी बोटल मेथड, डेंसिटी बोटल एम। एक आता है मेजरिंग फ्लास्क मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड। और एक मेथड आती है गैस जार मेथड, गैस जार मेथड, ठीक है। एक मेथड है गैस जार मेथड और एक है श्रिंकेज लिमिट मेथड, श्रिंकेज लिमिट मेथड, श्रिंकेज लिमिट मेथड। अब ये जो श्रिंकेज लिमिट मेथड है मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, जैसे कि G इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R माइनस श्रिंकेज लिमिट WSR ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट मेथड को यूज करके, ठीक है। तो ये सारे आपको पिक्नोमीटर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, पिक्नोमीटर, दिस इज योर पिक्नोमीटर मेथड। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड को निकालने के लिए मैंने बोला। अब और एक मेथड था अपने पास हाइड्रोमीटर मेथड, जो कि हमने पढ़ा था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, किसका? फाइन ग्रेन सॉइल का। तो ये जो हाइड्रोमीटर मेथड है उसमें देखिए आप सॉइल सस्पेंशन का उपयोग किए थे, है ना। तो ये मेथड हाइड्रोमीटर मेथड जो है या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में मदद करता है, उसके लिए वो मेथड उपयोगी है। कौन सा? हाइड्रोमीटर मेथड, समझ में आ रहा है? नाउ ये एक मिनट यार, ये जो वाटर कंटेंट हम निकाल रहे थे इसमें जो ओवन ड्राई मेथड है इसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ कैल्शियम कार्बाइड मेथड ठीक ठाक एक्यूरेसी है, कोई बात नहीं। ओके, पिक्नोमीटर मेथड की भी एक्यूरेसी काफी कम होती है। ये जो सैंड बाथ मेथड मैंने बोला, ओके, सैंड बाथ मेथड, ये जो मेथड है इसकी एक्यूरेसी काफी कम होती है, ठीक है। ये भी उतना एक्यूरेट नहीं होता है। इस मेथड में टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल कंटेनिंग जिप्सम कंटेंट, जो ऐसा सॉइल होगा उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके। बट हाँ एक चीज है कि ये भी रैपिड मेथड है, मतलब ये भी एक फास्ट मेथड है,
ठीक है, बट उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं होता है। अल्कोहल मेथड, ये कोई अलग से मेथड नहीं है, बट चलो यार काम कर देता है, ठीक है। अल्कोहल, उससे हम क्या करते, देखो अल्कोहल क्या एक तरह का पानी को रिमूव करने का काम करता है वो, ओके। हाँ, बट ये ध्यान रखिए कि ये जो अल्कोहल मेथड है, ठीक है, ये भी 24 घंटा का टाइम लगता है ना। इसमें हम अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल या फिर स्प्रिट मिला देते हैं सॉइल के अंदर, फिर वो मिला देने के कारण पानी अपने आप इवापोरेट कर जाता है, ठीक है। वेल, इसी के साथ इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कभी आएगा अलग से तो इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, टॉर्सनल बैलेंस मेथड एंड रेडिएशन मेथड, ठीक है, ओके। इनके बारे में अलग से डिस्कस करूंगा ताकि इनके अंदर से जब थ्योरी आएंगे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे तो पढ़ाते वक्त पढ़ा ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन अगर सामने दिखेगा तो अलग से डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, न्यूमेरिकल यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मतलब आईपी का वैल्यू गिवन है, आईपी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू पी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। एंड प्लास्टिक लिमिट आपको गिवन है, डब्ल्यू पी का वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू पी का वैल्यू गिवन है 20%। आपसे पूछ रहा है लिक्विड लिमिट का वैल्यू, नहीं निकल जाएगा 25%, मतलब 25/100 इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू पी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से सिंपली जो डब्ल्यू एल है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, 25 प्लस डब्ल्यू पी, मतलब 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 इक्वल टू 45% हो जाएगा आपका लिक्विड लिमिट, ठीक है। और 45% कहने का मतलब 0.45, सिंपल है। इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी का आपको मैंने बार बार रिवाइज करा दिया है। आईपी में 7 वाला कॉन्सेप्ट चलता है। 7 वाला कॉन्सेप्ट मतलब 0 अगर आईपी है तो नॉन प्लास्टिक, अगर आईपी का वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो लो प्लास्टिक, अगर आईपी का वैल्यू 7 से 17 तक में है तो मीडियम प्लास्टिक, एमपी हो गया वो। अगर ग्रेटर देन 17 है तो वो एचपी हो गया, हाईली प्लास्टिक। समझ में आ रहा है। जो ग्रेवल एंड सैंड होते हैं वो उसका आईपी 0 होता है, मतलब वो नॉन प्लास्टिक कैटेगरी में आता है, ठीक है। सिल्ट जो होता है, ठीक है, सिल्ट, उसका आईपी वो मीडियम प्लास्टिक के रेंज में आता है, क्योंकि सिल्ट का आईपी जनरली 10 से 15% होता है, 15%, ठीक है। तो ये मीडियम प्लास्टिक वाले रीजन में, जोन में आता है सिल्ट। फिर क्ले, क्ले में मैंने आपको बताया था क्ले 3 तरह का, अलुवियल, ब्लैक एंड बेंटोनाइट क्ले। अलुवियल का 15 से 100% तक होती है आईपी, हाईली प्लास्टिक। बेंटोनाइट क्ले का जो होता है 200 से 250 तक होती है आईपी का परसेंटेज। और बेंटोनाइट क्ले का, सॉरी ये ब्लैक क्ले हो गया, बेंटोनाइट का हो गया आपका 200 से 400% तक रहती है आईपी की वैल्यू। तो ये आईपी का सारा डेटा, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने का जरूरत है नहीं आईपी के बारे में, है ना। आईपी क्या रिप्रेजेंट करता है, आईपी एक वाटर कंटेंट की रेंज है सॉइल का, जिस रेंज में अगर उस सॉइल का वाटर कंटेंट है तो वो प्लास्टिसिटी बिहेवियर या फिर प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, कौन, आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। लिक्विड लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए अगर किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा है, ठीक है, किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा मतलब सॉइल में है ज्यादा पानी, तो दबाओगे तो पानी भी ज्यादा निकलेगा, मतलब ज्यादा दबेगा भी, है ना। तो लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट सॉइल विल बी मोर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट सॉइल विल बी मोर। ये पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कहने का मतलब है आपका सॉइल क्लासिफिकेशन वगैरह, तब वहां पे ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वहां पे और क्लीन कट हो जाएगा। अभी जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सामने उनका मजा लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus, इनमें से कौन सा ऐसा apparatus है विच इज यूज टू मेजर लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। देखिए उसका आंसर होगा करेक्ट, कैसा ग्रांडे apparatus। कैसा ग्रांडे साहब ने एक apparatus डिजाइन किया और उन्होंने एक टेस्ट प्रोसीड्यूर बताई टू फाइंड आउट व्हाट, सॉइल का, जो भी सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट क्या होना चाहिए। पिक्नोमीटर तो आपको मालूम है, वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड को निकालने के लिए हम पिग्नोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन हो ही गया है। रिंग एंड बॉल एपरेटस,
इसका यूज होता है बिटुमिन के लिए, ठीक है, बिटुमिन के लिए, और बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स का यूज होता है। ये चीज हाईवे मटेरियल की पार्ट, बिटुमिन, ठीक है, जहां पर हमने बहुत डिटेल में अभी जो हाईवे का क्लासेस लिया था उसमें हाईवे मटेरियल आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, सारा का सारा पढ़ा दिया। अब तो प्रिपमेंट डिजाइन हाईवे मटेरियल किया है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस तो आंसर होगा ही नहीं, तो कासा ग्रांडे ऑपरेटर्स। चलिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव है रिवीजन करना। तो लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का जो टेस्टिंग है, वो कितने तरह के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास बेसिकली लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए 3 टेस्ट है। एक तो होगी आपका जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कासा ग्रांडे, कासा ग्रांडे, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है उसका नाम है वन पॉइंट मेथड, वन पॉइंट मेथड, वन पॉइंट मेथड। तीसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन मेथड। ये तीसरा मेथड है टू फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट। तीनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तीनों में से कई किसी से भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग। दिस ऑल 3 मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। तो हम अभी ये क्वेश्चन आ गया है, यहीं पर एक बार इन तीनों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कासा ग्रांडे के बारे में। कासा ग्रांडे एपरेटस कैसा दिखता है, देखिए ये है आपका कासा ग्रांडे साहब का एपरेटस। अब इस एपरेटस में कुछ खास बात है, देखिए ये जो कटोरा जैसा है इसी में मिट्टी भरा जाता है, यहीं पर सॉइल सैंपल को रख देंगे, जिसका भी हमको लिक्विड लिमिट निकालना है उसको उसमें मॉइस्चर मिला के, ठीक है, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट मेंटेन करने के बाद, जब वाटर कंटेंट मेंटेन कर लेंगे वो वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना परसेंट हमने पानी मिलाया है उस सॉइल सैंपल में। फिर उस सॉइल को यहाँ पे भर देंगे। इस कटोरे में हमने क्या किया, इस सॉइल को भर दिया, अच्छे से आराम से भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कटोरा है प्लस ये जो पैड है, इसको बोलते हैं पैड, फुट या फिर पैड, कुछ भी कह लो, ये पैड है बेसिकली। तो इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस होता है ना, ये एग्जैक्टली इट इज एडजस्टेड टू 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। ये हाइट डिफरेंस एग्जैक्टली एडजस्टेड होता है 1 सेंटीमीटर पे। ये जो यहाँ पे एक साइड में दिख रहा है, ठीक है, एक ब्लेड जैसा, इसको बोला जाता है कासा ग्रांडे टूल, कासा ग्रांडे टूल, ठीक है, टूल। अब ये कासा ग्रांडे टूल का यूज क्या है, देखिए आपने एक सॉइल सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, सॉइल लिया, सॉइल में क्या किया, पानी मिला दिया, ठीक है, वाटर मिला दिया। वाटर मिलाने के बाद उसका कितना मतलब वाटर कंटेंट क्या है आपने ये रिकॉर्ड कर लिया। और सॉइल सैंपल का जो वेट होता है ये हमेशा फिक्स होता है कि कितना ग्राम हमको सॉइल सैंपल लेना है ना। और उसमें आपने एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को मिला के आपने रिकॉर्ड कर लिया कि इतना ये सॉइल सैंपल में इतना पानी मैंने मिलाया है, ठीक है। उसके बाद ये टूल का उपयोग करके हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक कट लगा देंगे, यहाँ पे एक कट लगा दिए, ठीक है। अब ये जो कट है इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये जो कट है इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी चौड़ाई जो होती है ये होती है 11 mm। मतलब ये कट कैसा लगता है, ये कट कुछ इस तरह से लगता है, ऐसा, समझ में आ रहा, इधर आपका मिट्टी फिर इधर मिट्टी, ये मिट्टी ये मिट्टी, इस तरह से। ये कट का एक डायमेंशन है, जो टॉप विड्थ होता है बेसिकली वो होता है 11 mm, और जो बॉटम विड्थ होती है ये कट का, ये होता है आपका 2 mm, ठीक है। और ये जो कट का हाइट होता है, हाइट, ये होती है 8 mm। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायमेंशन मैं बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, कैसा ग्रांडे टूल के अकॉर्डिंग। तो ये जो टूल है ये कैसा ग्रांडे का है। और एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं ASTM स्टैंडर्ड का टूल। वो जो ASTM स्टैंडर्ड का टूल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो टॉप विड्थ होती है वो आ जाती है 13.5 mm का कट आ जाता है टॉप में। बॉटम में तो आपका ASTM में भी 2 रहेगा, 2 mm, बट उसका हाइट जो आता है 8 की जगह ASTM टूल से 10 mm का आ जाएगा। मतलब अगर आप ASTM स्टैंडर्ड को यूज करेंगे तो ये सारे डायमेंशंस हैं, समझ में आ रहा है, ओके। अब हाइट ऑफ फॉल आपने देख लिया 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे एक लीवर आप देख रहे हो, ये लीवर देख रहे हो साइड में, इसको घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, समझे, इसको क्या करवाएंगे,
रोटेट कराएंगे। इसको रोटेट कराएंगे तो ये जो कटोरा है ये ऊपर नीचे होगा और ये पैड से टकराएगा। तो पैड से टकराएगा तो एक तरह का फोर्स लगेगा किसके ऊपर, ये जो सॉइल मास है, नियर बाय सॉइल मास है उसके ऊपर। जब वो फोर्स लगेगा तो ये नियर बाय सॉइल मास जो है एक दूसरे के करीब आएंगे और इस कट को फिल करना चालू कर देंगे। ठीक है, उस कट को क्या करेंगे, फिल करना चालू कर देंगे। और आप घुमाते चलो, आप घुमाते चलो, इम्पैक्ट लगेगा नीचे से। ठीक है, नीचे से क्या लग रहा है, इम्पैक्ट लगेगा, तो वो धीरे धीरे वो जो सॉइल मास है एक दूसरे के करीब आएंगे। तब हम वही मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लो पे, मतलब एक बार टकराया तो एक ब्लो, दूसरा बार टकराया 2 ब्लो, तीसरा बार टकराया 3 ब्लो, ऐसे कितने नंबर ऑफ ब्लो पे ये जो सॉइल मास है, ठीक है, एक दूसरे से एकदम कंप्लीटली ज्वाइन हो गए। तो हम वो नंबर ऑफ ब्लो मेजर कर लेते हैं, वो नंबर ऑफ ब्लो का काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर सॉइल मास लिया था, उसका वाटर कंटेंट हमको मालूम है, और टेस्टिंग करने के बाद हमने ये देखा कि इसमें n1 नंबर ऑफ ब्लो पे ये जो दोनों सॉइल मास था एडजस्टेंट जिसमें हमने कट लगाया था, ये एक दूसरे के करीब आ गया। समझ में आया बात। अब इसी तरह से हम फिर उतना ही सॉइल का वेट लेंगे, उसमें फिर वाटर कंटेंट 1 ये था मान लो, फिर वाटर कंटेंट 2 के साथ बनाएंगे, फिर n2 नंबर ऑफ ब्लो मेजर हो गया। इसी तरह से वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो हम मेजर करते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है बात। हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो मेजर करते हुए चलेंगे। मेजर करने के बाद ये जो हमारे पास एक डेटा निकल जाएगा वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो का, उस डेटा का उपयोग हम कैसे करेंगे, उस डेटा का उपयोग हम करेंगे फ्लो कर्व बनाने में। एक तरह का कर्व बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, फ्लो कर्व। ये फ्लो कर्व क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें y एक्सिस के लॉन्ग वाटर कंटेंट रहेगी। ठीक है, जैसे आप WC1 लिए थे, WC2 लिए थे, WC3 लिए थे, ऐसा वाटर कंटेंट। एंड यहाँ पे x एक्सिस में लॉग स्केल में नंबर ऑफ ब्लो, मतलब log n1। ठीक है, ओके, अच्छा n यहाँ पे तो log n1 इधर लिख देते हैं, log n1, log n2, log n3, ऐसा। समझ में आ रहा है। अब ये जो फ्लो कर्व आता है ये एक लीनियर कर्व आती है, लोगरिथमिक स्केल पे बना रहे हैं तो एक तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह का लीनियर कर्व आएगा, इसको बोलेंगे फ्लो कर्व। अब जो लिक्विड लिमिट है वो कैसे डिफाइंड है, लिक्विड लिमिट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो। मतलब अब इस तरह से कर्व बना के हम कर्व बना लेंगे, अब इस कर्व से हम लिक्विड लिमिट को निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, लेट सपोज कि यहाँ पे log 25 है। ठीक है, log 25 मतलब करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो आपका सॉइल में क्या वाटर कंटेंट होगा, यहाँ से इंटरपोलेट कर लेंगे इस कर्व को यूज करके, तो वही चीज होगा लिक्विड लिमिट। ठीक है, वाटर कंटेंट एट द रेट 25 नंबर ऑफ ब्लो, नंबर ऑफ ब्लो, याद हो गया, समझ गए चीज को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दिस इज लिक्विड लिमिट। नाउ ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसके स्लोप को हम कहते हैं फ्लो इंडेक्स। इसके स्लोप को क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके स्लोप को बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स कैसे कैसे निकालेंगे हम, बड़ा सिंपल है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब tan थीटा निकाल लिए, तो यही tan थीटा इक्वल टू IF हो जाएगा। फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं IF से, तो y अपन b, तो y में क्या है, वाटर कंटेंट है, तो आप ले लो WC1 माइनस WC2 ले लो, डिवाइडेड बाई log n1 माइनस log n2, ऐसा ऐसा आप निकाल सकते हो फ्लो इंडेक्स। समझ में आ रहा है। ये फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ shear strength of soil with increase in water content, with increase in water content। समझ में आ रहा है। आप सॉइल का जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो उसका shear strength लूज करने का जो रेट है वो कितना है, वो चीज ये बताएगा फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो कैसाग्रांडे एपरेटस है, और सुनिए, ये ओवरऑल टेस्टिंग हो गया। ये जो कैसाग्रांडे एपरेटस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बेस है ना इसका, ठीक है, ये बेसिकली ये एज इट इज लोहे का रहता है। अगर मान लो रबड़ वाला बेस यहाँ पे कोई अलग से पैड रख दोगे, जैसे कि माउस पैड होता है, कंप्यूटर पे माउस वगैरह देखते हो, माउस चलाते हो, तो वो माउस पैड होती है,
तो उस तरह का अगर अलग से कोई माउस पैड वगैरह अगर आप रख देंगे तो रबड़ बेस हो गया, तो रबड़ बेस हो गया तो इम्पैक्ट फोर्स का जो जनरेशन है वो भी कम करेगा। तो वो सोचना बात, तो जो भी वाटर कंटेंट है सॉइल का उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ ब्लोस होगी, नंबर ऑफ ब्लोस हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि ये जो कट लगाया है, इस कट को खत्म होने में कितना नंबर ऑफ ब्लोस लग रहा है एट दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट। तो सोचना, नीचे अगर रबड़ पैड है और नीचे अगर लोहे का पैड है, तो दोनों में क्या अंतर होगा? अगर रबड़ का पैड होगा तो नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि इम्पैक्ट कम जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर लोहे का पैड है तो कम नंबर ऑफ ब्लो पे ही ये कट खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसलिए इसलिए अगर इसी टेस्ट में, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इसी टेस्ट में, अगर हम क्या करेंगे, लोहे का ये पैड रहेगा तो जो फ्लो कर्व आएगा ना, जो फ्लो कर्व बनेगा उसका स्लोप ज्यादा स्टीप होगा, फ्लो कर्व का जो स्लोप होगा वो ज्यादा स्टीप होगा। ठीक है, अगर रबड़ पैड होगा तो फ्लो कर्व का स्लोप थोड़ा माइल्ड होगा, जेंटल होगा। तो स्लोप स्टीप मतलब स्लोप ज्यादा, आईएफ ज्यादा, और यहाँ पे स्लोप कम, माइल्ड मतलब आईएफ का वैल्यू कम। ये रबड़ पैड के केस में ऐसा बनेगा, माइल्ड स्लोप का, ठीक है, रबड़ पैड में। और ये इस तरह का बनेगा जब कोई स्ट्रॉन्ग हार्ड पैड हो, हार्ड, जैसा कि कासाग्रांडे एपरेटस में रहता है बाय डिफॉल्ट, हार्ड पैड, ठीक है। तो अगर हार्ड पैड है तो सिंपल सी बात है, फॉर द सेम सॉइल इट विल शो आई एफ मोर, मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विल बी मोर एज वी इंक्रीज द वाटर कंटेंट। अगर रबड़ पैड पे टेस्टिंग किया है तो आई एफ का वैल्यू कम, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विल बी लेस विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। ये एक तरह का इस मेथड का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाला सिचुएशन है कि अगर हम नीचे का बेस चेंज कर देते हैं तो ये आईएफ का वैल्यू में इस तरह से परिवर्तन आता है, तो ये चीज सेम सॉइल के लिए अलग अलग हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? ये एक तरह का डिमेरिट भी कह सकते हैं इस मेथड का। ओके, पूछा जाता है एग्जाम में तो ध्यान रखना। तो दिस इज योर ओवरऑल मेथड फॉर लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, मतलब ऑफ सॉइल यूजिंग व्हाट, यूजिंग कैसाग्रांडे मेथड। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको सारा पॉइंट हाईलाइट करवा ही देता हूँ। ये जो मैंने आपको टूल बताया था, कौन सा, ये किधर गया, ये जो टूल बताया था ये यहाँ पे बताया था मैंने कैसाग्रांडे टूल, और एक जो होता है वो एएसटीएम स्टैंडर्ड से हम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, टेस्टिंग। तो देखिए ये जो कासाग्रांडे apparatus का जनरली जो हम यूज करते हैं, ये सभी नॉर्मल टाइप ऑफ सॉइल जितने भी हमारे पास है उसके लिए यूज करते हैं। बट जो एएसटीएम स्टैंडर्ड का टेस्टिंग हम यूज करते हैं वो सिल्टी सॉइल के लिए जनरली एएसटीएम स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाता है। ठीक है, इतना डीप कोई आज तक नहीं पूछा है, हमने तो पढ़ाया हुआ ही था ही, लेकिन अगर फिर भी कोई डीप पूछे तो ध्यान रखना, जो एएसटीएम टूल होती है उसका यूज करते हैं हम फॉर सिल्टी सॉइल। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज योर कासाग्रांडे टेस्ट। देखिए और एक चीज इस मेथड में ध्यान रखना, ये जो आईएफ का वैल्यू था, ठीक है, ये आईएफ, एक तो मैंने ये बोला कि नीचे का जो बेस चेंज करोगे तो आईएफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए बेस चेंज आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, आप दो अलग अलग सॉइल के लिए टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का ही सॉइल, एक सिल्ट है मान लो, एक क्ले है, ऐसा दो अलग अलग सॉइल है। अब उनका अगर आईएफ का वैल्यू सेम स्टैंडर्ड से जो क्ले के लिए यूज किया आपने टेस्टिंग में, वही सेम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं सिल्ट के लिए टेस्टिंग में। अब उनका अगर आईएफ का कर्व एक क्ले के लिए मान लो ऐसा आ गया, ठीक है, और सिल्ट के लिए ऐसा आ गया, मान लो ऐसा समझ लो, लेट्स सपोज एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आईएफ जो होगा आईएफ सी, और इधर आईएफ एस, इसको लिख देता हूँ आईएफ एस, आईएफ सी इज लेस, आईएफ एस इज मोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिल्ट है उसमें जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा उसका शियर स्ट्रेंथ जल्दी से लॉस होगा, हम ये इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आईएफ ज्यादा है ना, आईएफ अगर ज्यादा है किसी सॉइल का तो वो सॉइल किस तरह का सॉइल होगा, वीक सॉइल। ठीक है, आईएफ अगर ज्यादा है सॉइल होगा वीक, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज कर देगा जैसे जैसे उसमें वाटर कंटेंट बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यही मतलब है इस सेंटेंस का कि आईएफ ज्यादा मतलब सॉइल होगा कमजोर। तो इस तरह का कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ओके, फॉर डिफरेंट सॉइल। ये कॉन्सेप्ट जो सेकंड, ये यहाँ पे ये जो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ये फॉर सेम सॉइल अलग अलग रबड़ पैड पे, ये सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट सॉइल सेम स्टैंडर्ड पे। समझ में आया?
दो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो आप। ओके, अब देखिए एक मेथड, वन पॉइंट मेथड। देखिए ये भी कासाग्रांडे मेथड जैसा ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज डिफरेंस है। कासाग्रांडे मेथड में देखो क्या करना पड़ रहा है, बार बार सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज करने के बाद फिर जो टेस्ट उसको बार बार रिपीट करना होता है एंड नंबर ऑफ ब्लोस का डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार रिपीट करके टेस्ट, फिर एक आउटपुट आपको निकल रही है लिक्विड लिमिट की करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोस, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक्यूरेट तो है क्या, कासाग्रांडे मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो इसलिए एक दिस इज, ये जो मेथड एक दिया गया इट इज अप्रोक्सीमेट मेथड। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड। इसमें बार बार टेस्ट को नहीं करके वन ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, एक ऑब्जर्वेशन में काम हो जाता है, वन ऑब्जर्वेशन ओनली। समझ में आया? ठीक है, सेम कासाग्रांडे मेथड में ही करेंगे। वन ऑब्जर्वेशन क्या, देखिए मान लीजिए जो लिक्विड लिमिट है वो कैसे बताएगा, लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू एन नंबर ऑफ ब्लो ब्रैकेट नंबर ऑफ ब्लो डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर x। ये जो x है ये एक कांस्टेंट है, x एक कांस्टेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है। इसका जो रेंज होता है ये जनरली आपका जो रेंज होता है ये समथिंग 0.68 से लेके 0.12 के बीच का होता है। ठीक है, एक्स का रेंज। ओके, और जनरली फॉर मैक्सिमम केसेस जो एक्स का वैल्यू यूज किया जाता है टेस्ट में ये 0.1 ही होता है ना। ये रेंज है और ये वैल्यू जनरली यूज किया जाता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर। अब यहाँ पे WN क्या है, WN इज द मॉइस्चर कंटेंट, जो भी, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन करना है, तो जो भी आपने सॉइल सैंपल लिया है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना, फिर टेस्ट करने में कितना नंबर ऑफ ब्लो पे ये वाला सॉइल जिसका मॉइस्चर कंटेंट WN है, कितना नंबर ऑफ ब्लो पे उसका जो ग्रुप था वो एक दूसरे से मैच हो गया, वो नंबर ऑफ ब्लो एंड, ठीक है, और 25 तो आपको मालूम ही, 25 नंबर ऑफ ब्लो। तो एक ही ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, बट वन ऑब्जर्वेशन में ही आपका आंसर दे देगा, अप्रोक्सीमेटली आपको लिक्विड लिमिट का वैल्यू दे देता है। दिस इज योर वन पॉइंट मेथड। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चीजें याद रखिए, एक्स का वैल्यू वगैरह भी याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में एक्स का वैल्यू ना दिया हो, इसलिए एक्स के ऊपर भी चर्चा मैंने कर दिया। अब और एक मेथड था स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह का एक स्टैंड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बेस है। अब ये स्टैंड से एक कोन कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक मेटल का कोन कनेक्टेड होता है, इस तरह का एक कोन कनेक्टेड होता है, दिस इज ए मेटल कोन। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, मेटल कोन। ये जो मेटल कोन है इसको, इसकी जो वेट होती है ये होती है 148 ग्राम, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस मेटल कोन का जो कोन एंगल होता है, दिस पर्टिकुलर कोन एंगल, ठीक है, ये कोन एंगल जो होती है ये होती है 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। दिस इज द कोन एंगल ऑफ दिस मेटल कोन। अब होता क्या, इसमें भी एक्सपेरिमेंट एक ही बार करते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर कह लो या सॉइल मास, जिसमें हम रखेंगे। ठीक है, इसमें हम सॉइल मास को रख देंगे। ओके, सॉइल मास को फिल कर दिया। सॉइल मास को फिल कर दिया कहने का मतलब है सॉइल मास का अपना एक मॉइस्चर कंटेंट है। ये जो हाइट होती है सॉइल मास की, ये हाइट होगी आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका जो सिलेंड्रिकल डायामीटर होगा ये भी होता है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो ना, 50 mm, अगर mm में बात करेंगे तो कितना, 50 mm। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो कोन है मेटल कोन, दिस इज व्हाट, मेटल कोन, मेटल कोन, इसको हम अलाउ करते हैं पेनिट्रेट करने के लिए इस सॉइल मास के अंदर। मेटल कोन को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं पेनिट्रेट करने के लिए सॉइल मास के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज मेटल कोन को अलाउ कर दिया पेनिट्रेट करने के लिए, 30 सेकेंड के बाद
30 सेकंड के बाद, मतलब जब से आप मेटल कोन को अलाउ कर दिए पेनिट्रेट करने के लिए, उसके बाद 30 सेकंड तक आप इंतजार करेंगे, फिर एक ऑब्जर्वेशन लेंगे और वो ऑब्जर्वेशन होगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का। लेट्स सपोज कि आफ्टर 30 सेकंड जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ दिस मेटल कोन है दैट इज योर वाई mm या सेंटीमीटर, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। वाई mm में मेजर करिए या सेंटीमीटर में। जनरली जो इक्वेशन मैं अभी बताऊंगा उसमें वाई का वैल्यू mm में ही पुट करना है, ठीक है। अब जो लिक्विड लिमिट का फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा लिक्विड लिमिट इक्वल टू, ठीक है, जो भी सॉइल का वाटर कंटेंट है, ओके, सॉइल का जो भी आपने वाटर कंटेंट मेंटेन किया था, वाटर कंटेंट प्लस 0.0125 माइनस वाई। अब ये 25 क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। 25 माइनस वाई मल्टीप्लाइड विथ W वाटर कंटेंट परसेंटेज प्लस 15, ठीक है। ये इक्वेशन निकल के आती है लिक्विड लिमिट की इस सॉइल का। वाटर कंटेंट मतलब इस सॉइल का जो वाटर कंटेंट आपने मतलब मेजर करके रखा है, जिस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये 25 क्या है, ये भी आपका नथिंग 25 mm बेसिकली, है ना, क्योंकि ये जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड या फिर कहीं कहीं पर केवल कोन पेनिट्रेशन मेथड लिखा हुआ नजर आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही। अब है क्या ये 25 mm, बेसिकली इस मेथड के अंदर में जो लिक्विड लिमिट को मेजर किया जाता है या फिर रिपोर्ट किया जाता है, जैसे हम कैसाग्रांडे मेथड में करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो जो वाटर कंटेंट होगा सॉइल का उसको हम लिक्विड लिमिट मानते थे, उसी तरह से यहाँ पे कोन पेनिट्रेशन मेथड में करस्पॉन्डिंग टू 25 mm ऑफ पेनिट्रेशन, 25 mm ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, जो भी सॉइल का वाटर कंटेंट होगा वही उसका लिक्विड लिमिट होगा। मतलब समझ जाओ जो टेस्ट का टाइम है वो कितना, 30 सेकेंड में, तो हम ऑब्जर्वेशन ले ही लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सॉइल ऐसा है, ठीक है, मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका कहना ये है कि सॉइल, कोई सॉइल है और उसमें वाटर कंटेंट कुछ ऐसा है कि 30 सेकेंड में 25 mm का पेनिट्रेशन होगा, 30 सेकेंड में 25 mm का अगर पेनिट्रेशन होगा, समझ गए बात को, 30 सेकेंड के अंदर अगर 25 mm का पेनिट्रेशन होगा तो वो सॉइल का जो भी वाटर कंटेंट था, ओके, वो लिक्विड लिमिट होगा। ऐसा कुछ ये टेस्ट का कहना है। क्यों, आप सिंपली देखिए ना, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, 25 माइनस वाई। अगर 30 सेकेंड में जो पेनिट्रेशन है वो 25 mm आ गया, तो y का वैल्यू आप ये इस इक्वेशन में 25 पुट कर दोगे, 25 माइनस 25 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो WL इक्वल टू वाटर कंटेंट ऑफ दैट सॉइल। So in this method, the liquid limit of the soil is reported corresponding to 25 mm of penetration. समझ में आ रहा है? तो ये बात यहाँ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे। ऑब्जर्वेशन नहीं करते बच्चे, मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, ओके। देखिए इस मेथड के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अब कभी इसके बारे में उतना डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार हो गया सो हो गया, ठीक है। अब जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे बस बता दूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बाकी इतना डिटेल में मेथड्स को रिवाइज नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। ये CU CC के बारे में मैंने आपको बताया था, CU एंड CC, ठीक है। सेफ फैक्टर होते हैं ये CU एंड CC, ठीक है। CU का जो फॉर्मूला था वो क्या था, CU इक्वल टू हम लिखते थे एज ए D60 अपॉन D10, CU को हम लिखते थे D60 अपॉन D10, CC को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर था इधर, ठीक है, डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 था। CU एंड CC सेफ फैक्टर। अब CU क्या क्या रिप्रेजेंट करता था, पहला टाइप ऑफ सॉइल, एक बार बता रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिएगा, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल कहने का मतलब है CU के वैल्यू से हमको ये पता चल जाएगा सॉइल आपका सैंड है या ग्रेवल है, क्या है, ठीक है, इसके बारे में मालूम हो जाता है टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। सेकंड ग्रेडेशन, ग्रेडेशन कहने का मतलब है कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है, या गैप ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, क्या है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इसके बारे में। तो टाइप ऑफ सॉइल एंड ग्रेडेशन,
इन दोनों का बारे में हमको जानकारी मिलता है CU का वैल्यू से। समझ में आ रहा है? तो CU ही वो पैरामीटर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल साइज का रेंज। ये ग्रेडेशन में ही वो चीज इंक्लूड होती है, ठीक है। रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। ये चीज को भी कौन रिप्रेजेंट करता है? CU का वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन सॉइल, ठीक है। और CU का वैल्यू को देख के, CU का वैल्यू को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, और उसका ग्रेडेशन क्या होगा। ये दोनों चीज आप बता सकते हैं। CU का जो वैल्यू है, आप ये तीन बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तीन बात को ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट आप ये फोर्थ वाला भी ध्यान रखिए कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व PSD, इसको भी आप बता सकते हैं CU का वैल्यू को देख के। नाउ इसका CU का कुछ वैल्यू है, CU अगर ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। अगर CU ग्रेटर देन 4 है उसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। CU जितना ज्यादा होगा ग्रेडेशन उतना अच्छा होगा। CU ग्रेटर देन 10 अगर होगा, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो भी हो जाएगा आपका वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है। तो CU ग्रेटर देन 4 मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। CU अगर 1 के आसपास है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, जो कि अच्छा नहीं होता। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मतलब सारे पार्टिकल साइज एक ही साइज के होंगे उस सॉइल के अंदर, ठीक है। ये चीजें हैं CU का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। ये सेफ फैक्टर है एंड दिस सेफ फैक्टर आर बेसिकली डिफाइंड फॉर कोहेजनलेस सॉइल। CC का वैल्यू, CC बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट द शेप ऑफ PSD, शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। शेप ऑफ PSD कहने का मतलब है ग्रेडेशन ओनली, ये हमें केवल ग्रेडेशन का आइडिया देता है। तो जो CC का जनरल रेंज होता है वो होता है 1 to 3। तो CC अगर किसी सॉइल का 1 से 3 के बीच में, तो उसे हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। तो ये केवल ग्रेडेशन बता रहा है। अगर CC का वैल्यू लेस देन 1 या CC का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा वो। समझ में आ गया बात? तो ये CU और CC, तो CU और CC में ज्यादा मतलब किससे निकलता है अपने को, CU से निकलता है, ठीक है। CC में केवल एक बात याद रखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर उसका ग्रेडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। इसका रेंज होता है 1 से 3। और CU के बारे में याद रखिए, CU ग्रेटर देन 6 वेल ग्रेडेड सॉइल। CU का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ग्रेडेशन उतना अच्छा होगा। मतलब ग्रेडेशन अच्छा होने का मतलब है उस सॉइल के अंदर अलग अलग साइज के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल साइज रेंज ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन के ऊपर इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया होगा जिसपे हमने चर्चा भी किया था, ठीक है। तो वो दोनों मिला के, ये मिला के सब आपका अभी रिवाइज हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द वॉइड ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर देन इट इज कॉल्ड एज। सबसे पहले तो ये टू फेज सिस्टम में जाएगा और इसे हम बोलेंगे ड्राई सॉइल। अब इसके बारे में समझाने की उतना जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले ही इसके बारे में देख लिया था। हाँ, इसके बारे में मैं आपको इक्वेशन बता सकता हूँ, कुछ कुछ इक्वेशन यहाँ पे याद कर लेते हैं। जैसे गामा ड्राई जो होता है वो होता है गामा बल्क, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। गामा बल्क जो होता है सॉइल का वही होता है सॉइल का यूनिट वेट, ओके। और गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी ऐसे गामा ड्राई, गामा सैट, ये सब भी यूनिट वेट है, लेकिन जनरली गामा बल्क को ही यूनिट वेट ऑफ सॉइल कंसिडर किया जाता है किसी भी सॉइल का, क्योंकि बल्क सॉइल ही नेचुरली एग्जिस्ट करता है। गामा बल्क का बात हो रहा है मतलब यहाँ पे 3 फेज का बात हो रहा है, 3 फेज सिस्टम, मतलब सॉइल में सॉलिड भी है, वॉइड के अंदर एयर और वाटर दोनों है। तो गामा बल्क का जो इक्वेशन निकल के आता है वो निकल के आता है G प्लस एस सी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। नाउ इसी इक्वेशन में अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, ये हो गया एस का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, दिस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 0 पुट कर देंगे
तो वो हो जाएगा आपका ड्राई सॉइल। तो गामा ड्राई का और एक इक्वेशन निकल के आता है, वो निकल के आएगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। और इसी इक्वेशन में, ठीक है, गामा बल्क वाले इक्वेशन में अगर एस का वैल्यू 1 पुट कर देंगे मतलब सैचुरेटेड सॉइल, तो गामा सेट का इक्वेशन निकल जाएगा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, ये इक्वेशन। सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, गामा सबमर्ज्ड। तो आप इसमें क्या करिए, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका गामा सबमर्ज्ड का। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हो गए, कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा, एस वाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एस, एस का रेंज क्या होता है, एस कैन बी, एस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एस विल बी लेस देन इक्वल टू 100। दिस इज रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे 25 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, 25%। 25% कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है 0 डिग्री अगर है डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो ड्राई सॉइल हो गया, फिर उसके बाद 0 से 25 हो गया, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100, फिर 100। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो वो सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 75 से 100% के बीच में था उसको हम बोलते थे वेट सॉइल। ठीक है, वेट सॉइल। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 50 से 75 के बीच में तो उसको हम बोलते थे मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यदि 25 से 50 के बीच में उसको हम डैम्प्ड सॉइल बोलते थे, डैम्प्ड सॉइल। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 0 से 25 के बीच में उसको हम ह्यूमिड सॉइल बोलते थे, ह्यूमिड सॉइल। तो ये टेबल आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए। तो इस टेबल को अगेन एक बार रिवीजन हो गया। देखिए इस तरह से जितना बार आप रिवीजन करेंगे टेबल का उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछता है। ठीक है, और आजकल एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंप्रूव हो गया है। अब यहाँ पे इतना इक्वेशन लिख रहे हैं तो और एक इक्वेशन बता देता हूँ, सहवाग वाला, एस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अपने पास ये भी एक इक्वेशन है, ई इक्वल टू होता है एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। अरे नहीं, ई इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। ठीक है, ये होता है ई के बराबर। और इसी को उल्टा अगर लिखें, एन इक्वल टू, एक मिनट, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, वेल वो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत काफी ज्यादा डिटेल में रिवीजन किया है। और देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला आ भी गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉइड रेशियो दिया है, पोरोसिटी पूछा है, तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो 0.58 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.58 क्या आ जाएगा आंसर, 0.367। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब बात क्या है, देखो एन का रेंज क्या होगा, एन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये होता है एन का मतलब। तो एन का जो रेंज होगा, एन विल बी ग्रेटर देन 0 एंड एन विल बी लेस देन 100। ठीक है, मतलब n will be never equal to 0, n will be never equal to 100। याद रखना, e का जो रेंज होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, e will be never equal to 0%, है ना। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू पे कोई लिमिट नहीं है, e का मैक्सिमम वैल्यू पे कोई लिमिट नहीं है। वाटर e इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, नाउ वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब वाटर कंटेंट कैन बी 0 एंड ग्रेटर देन 0, इसका भी अपर लिमिट पे कोई रेंज नहीं है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अभी रेंज इसका डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 100 हो सकता है, ठीक है, एंड लेस देन 100 होगा। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज, ये ध्यान रखना है ये सब चीज। और एक चीज, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
एयर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। नाउ एक होता है परसेंटेज एयर वॉइड, एन ए परसेंटेज, इसको हम कैसे निकालते हैं, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, समझ गए, दिस इज योर परसेंटेज एयर वॉइड, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, इस तरह से हम परसेंटेज एयर वॉइड को निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू? रेंज वगैरह सबका क्लियर है ना, ये रेंज वगैरह ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्पैक्शन का है, ठीक है। तब जब मैं कॉम्पैक्शन वाला टॉपिक के ऊपर जो उसके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वहां पे आऊंगा, तब ये क्वेश्चन को भी मैं वहां सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये अभी स्किप करते हैं क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 के ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट है, बेहतर रहेगा कि उसी कॉन्सेप्ट को डील करते हुए चलें। कॉम्पैक्शन, जब कॉम्पैक्शन के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मिला के इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मेरे को ध्यान में है, ठीक है। अगर नहीं भी अगर करवा रहे तो याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। वेल आगे और क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको ये क्लासेस, ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के भरोसे हम लोग जीवित रहते हैं। ऐसा तो कह सकते हो, आज के समाज में ऐसा है ही, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे व्यवसाय हैं, सब कुछ है ना। तो दोस्तों में अपने शेयर करिए। और एक बात, if you want to learn civil engineering completely, then the enrollment fee for our technical course is 3500, 3500 रुपए। इस 3500 रुपए के अंदर 18 पेपर आपको पढ़ाया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड मोड में होती है। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको ये क्लासेस मिलेंगे, प्लस यूट्यूब के थ्रू मैं कुछ लिंक भी भेजूंगा इन क्लासेस के। ये 3500 रुपए है, 3 इयर्स वैलिडिटी। आप कोई भी एग्जाम चाहते हैं, स्टेट का, एई जेई दोनों, एसएससी का तो हो ही गया, ठीक है, ईएससी एंड गेट, आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे अगर ढंग से पढ़ लिया तो, ठीक है। प्रॉपरली हम आपको मेंटर कर पाएंगे, ओके। आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, बस समय देने की आवश्यकता है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करता हूँ। एनरोलमेंट के लिए आप संपर्क करिए 7008-420-353 पर। थैंक यू वेरी मच।